Hello, guys, and welcome to the Talking Titans podcast, a show where we talk about anything and everything. You name it, we got it. I'm your host, Jared, and as always, I'm joined by Sriraj, Yash, Rajvardhan, and we also have a very special guest with us. His name is Abhimanyu. And जहाँ तक मैंने सुना है तुम मार्वल के बहुत बड़े फैन हो. So over to you, buddy. Yeah, so thanks. I'm Abhimanyu. I'm 18 years old and I've been following superhero content since I was 3 or 4 years old. And thanks for inviting me. Cool, great. आज का टॉपिक हमारा है मार्वल. So आज हम मार्वल के बारे में बात करने वाले हैं. So without wasting any time, let's get straight to the topic. So मार्वल के बारे में तुम लोग मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, तुम्हारी जर्नी कैसी, स्टार्ट कैसे किया, फर्स्ट मूवी कौन सी देखी, तुमको क्या लगा वो देख के? अभिमन्यु बताओ. Okay, so my first experience with Marvel was Sam Raimi's Spider-Man. जो Spider-Man 1 जो सबसे पहली आई थी. So सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेरी वो सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो थी. एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट स्पाइडरमैन 2-3 फॉलो करना, फिर 2008 में आयरन मैन थी सो वो फॉलो करना. एंड टिल देन मेरे पास काफी मतलब मर्चेंडाइज भी था एंड यू नो कलेक्टिबल्स एंड स्टफ. सो इंटरेस्ट एक टाइप से ग्रो होता गया एंड इट कंटिन्यूड ऑल द वे टू Avengers Endgame और Spider-Man Far From Home. That's great. So बाकी लोग ने कैसे देखना स्टार्ट किया? मैंने मार्वल मूवीज बेसिकली अपने 7th स्टैंडर्ड में मतलब 6 years ago शुरू की थी. I followed a very crooked route in this. मैंने बेसिकली एवेंजर्स से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री की. बेसिकली क्या था कि तब मार्वल को देखना बहुत कूल माना जाता था. सो मुझे भी हाइप ट्रेन पे चढ़ना था, मैंने भी देख ली. पर या मतलब उसको देखने के बाद मुझे मतलब अलग सा फील आया. बहुत से लोगों ने एवेंजर्स देख के ऐसे बीच की मूवीज देखी हाइप के लिए, पर आई फॉलोड एंटायर थिंग. क्या मैंने फिर एवेंजर्स के बाद में ऐसे लिस्ट ढूंढी कि या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है और कैसे देखना चाहिए. फिर एक एक करके आयरन मैन से मैं आयरन मैन 2 वगैरह सब देखता गया. So my first experience with Marvel was with Iron Man. मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझे मतलब फेमिलियर करवाया उससे मार्वल से कि मार्वल क्या होता है ऐसे तैसे. तो फर्स्ट आयरन मैन जो मूवी था 2008 में रिलीज हुआ था वो मैंने कुछ 2010 में देखा था. तब मतलब मुझे एकदम ऐसा प्राइम फील आया था. मतलब ऐसे भी मूवीज होते हैं, ऐसे इतने अच्छे लेवल के एनिमेटेड मूवीज होते हैं. तो वो बहुत ही सरल एक्सपीरियंस था मेरे लिए वैसे. तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मार्वल की कंप्लीटली. तो मैंने वहीं से फॉलो करना स्टार्ट किया मार्वल से और अभी तक फॉलो कर रहा हूँ मैं उसको. सो मैंने भी स्पाइडरमैन मूवीज के साथ स्टार्ट की थी, पर मैं तब उतना पैशनेट नहीं था सुपर हीरो कंटेंट के लिए. मैं बस अच्छा है देख रहा हूँ मतलब फिर छोड़ दिया. पर जब मैंने फर्स्ट टाइम एवेंजर्स देखी, श्रीराज की तरह ही मैंने फर्स्ट मूवी जो देखी थी वो एवेंजर्स देखी थी. और उससे भी बुरी बात की वो मैंने यूट्यूब एक्शन पे देखी थी जब वो लोग उसे एवेंजर्स अंगारों के शोले के नाम से प्रमोट कर रहे थे. तो लाइक दैट वाज माय फर्स्ट रियल मूवमेंट कि भाई ये बहुत सही चीज है. और उस मूवी के साथ में एमसीयू में एंटर किया और फिर इवेंचुअली मैंने बाकी सारी मूवीज देखे टिल द एंड गेम. लाइक मैंने उसके बाद एवेंजर्स के बाद शायद मैंने कोई मूवी उसकी मिस ही नहीं की होगी जो रिलीज हुई. दैट वाज माय बिगिनिंग. मेरा भी काफी हद तक ऐसा ही था. जैसे तुम लोगों ने एवेंजर्स स्टार्ट किया, मैंने एवेंजर्स नहीं देखा. मैंने सबसे पहले एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा. ओके, मतलब मेरी फर्स्ट मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन थी. मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, ये कौन सा हीरो है, ये कौन है, कुछ भी नहीं. और तूने बोले जैसा वो मैंने यूटीवी एक्शन पे देखा था. अब यूटीवी एक्शन के डब्स तो पता ही है तुम लोगों को. वो बंदे की हरियाणवी एक्सेंट थी क्विकसिल्वर की. एलिजाबेथ ओल्सन को भी हरियाणवी में डब किया हुआ था. तो काफी फनी लगा मुझे वो, मतलब इंटरेस्टिंग लगा, बट कुछ समझ नहीं आया. फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक एक करके बाकी सब देखी. सो दैट्स हाउ आई बिगैन माय जर्नी इनटू मार्वल. सो मैं अभी अभिमन्यु ने बताया था कि ही हैज सम कलेक्टिबल्स एंड मर्चेंडाइज. सो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी ने कलेक्टिबल जमा की, मतलब फिगरीन्स है क्या तुम्हारे पास उसकी? Yeah, so
एक्चुअली फ्रॉम कॉस्ट्यूम्स टू फिगरीन्स मेरे पास काफी कुछ था मर्चेंडाइज में. एंड स्पाइडरमैन का एक वो छोटा कॉस्ट्यूम हुआ करता था मेरे पास. एंड इट वाज तब ऐसे मार्वल के या किसी चीज के स्टोर्स नहीं रहते थे, राइट? सो जहाँ पे मेन कॉमिक बुक्स मिलती थी, कॉमिक बुक स्टोर्स जो रहते थे बहुत छोटी जगह पे, वहां से मेरे को मर्चेंडाइज मिलती थी. एंड सो मेरे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास स्पाइडरमैन का वो कॉस्ट्यूम आया था. देन मेरे पास स्पाइडरमैन के कुछ फिगरीन्स थे, ग्रीन गॉब्लिन की फिगरीन्स थे. आई हैड कॉमिक बुक्स में जो छोटे छोटे कटआउट्स रहते हैं और पोस्टर्स रहते हैं, ये सारे ऑफिशियल कॉमिक बुक से वो निकाल के मैं चिपकाता था. सो मर्चेंडाइज वो धीरे धीरे ऐसे अलोंग द वे कलेक्ट ही करता गया मैं. दैट्स प्रीटी मच इट. डूड आई एनवी यू सो मच यार. कितना कुछ था तेरे पास. मेरे पास बचपन से लेके कुछ भी नहीं था मार्वल का. मैंने फर्स्ट टाइम अभी 2 वीक्स पहले एक टी शर्ट खरीदा कैप्टन मार्वल का. बस उतना ही है मेरे पास और कुछ नहीं. बुरा लगता है यार. The bad part about this is कि मेरे पास अभी ज्यादा merchandise बचा नहीं है. Like all of it is either lost or destroyed. मतलब मेरे ढंग से उसको maintain किया नहीं था. नहीं यार, मतलब मैं भी ऐसे मर्च के पीछे मतलब काइंड ऑफ आई वाज ऑब्सेस्ड. सो लाइक मैंने जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने वो जो थैनोस का जो इन्फिनिटी वॉर का जो फंको पॉप जो रिलीज किया था ना, मतलब वो मैंने पहले बाय किया था. लाइक ये बहुत बैडस दिख रहा है, वो मैंने खरीदा और मैंने अपने स्टडी टेबल पे रखा है. अच्छा यार, मतलब Yeah. सही यार. फिर मैं ही अकेला दिख रहा हूँ, कुछ नहीं था मेरे पास. Yeah, bro, I am with you. मेरे पास भी कुछ नहीं. I am broke. कोई तो भाई मिला यार. Also, I can also relate, Jared. मतलब मैंने एक 2013 में एक मतलब आयरन मैन 3 आया था ना, तभी मतलब एकदम हाइप था ऐसा. मतलब मेरे फ्रेंड सब बोले थे मैंने ये लिया, मैंने वो लिया. तो मैंने भी मतलब डैड को एक पोस्टर मांगा था, तभी वो कुछ तो 300-400 का था. तो डैड ने कंप्लेन किया ये इतना महंगा थोड़ी, ऐसा तैसा किया था. तो मैंने उस टाइम सिर्फ एक प्रिंट आउट पे काम चला लिया था. अरे बाप रे. अच्छी बात. सो नेक्स्ट तुम्हारे एक्सपीरियंसेस के मतलब जर्नी के बारे में बताओ कि तुम अभी तक फर्स्ट मूवी से लेके लास्ट मूवी तक तुमने कैसे देखा. मतलब क्या क्या स्ट्रगल किया देखने के लिए. क्या थिएटर में जाके देखा तुम लोगों ने या फिर पायरेट करके ही देखा. क्या कैसे कैसे. ओह मैन, सो ये बहुत डेंस जर्नी है. डेंस इसीलिए क्योंकि इसमें इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कितना कुछ फेस किया, कितना कुछ देखा, कितना कुछ हाइप उसका एक्सपीरियंस किया सारी मूवीज का. तो मेरी जर्नी करीब करीब ऐसी थी कि इनिशियली सारे मूवी सीडी पे देखता था. जैसे सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज थी, वो उसकी मेरे पास सीडीज हुआ करती थी. एंड आफ्टर दैट आयरन मैन के बाद मैंने मूवी थिएटर्स में देखना ज्यादा चालू किया. एंड टिल फ्रॉम आयरन मैन 3 मैं कंसिस्टेंटली हर मार्वल मूवी थिएटर्स में ही देख रहा था विद माय स्कूल फ्रेंड्स, समटाइम्स विद मेरे जो कजिन्स आते थे उनके साथ. एंड बॉय, क्या फर्स्ट डे टिकट्स लेने के लिए क्या कंपटीशन होती थी हमारे स्कूल में मेरे बैचमेट्स के साथ कि अरे इसको मिल गया फर्स्ट डे टिकट, इसको अच्छी सीट, अच्छा टाइम मिल गया. एंड बाय टिल यू रीच्ड एवेंजर्स एंड गेम इट वाज क्रेजी. मतलब 5:30 के शोज हो रहे थे सुबह सुबह. एंड 5:30 के शोज मिलना वर लाइक आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि सबने ये सोच के रखा था कि लाइक दोपहर के शोज मिलेंगे या नॉर्मल सुबह के शोज मिलेंगे. एंड सब फैंस ने बुक कर लिया था वो. एंड देन सडनली दे कम अप विद 5:30 4:30 शोज इन द मॉर्निंग. तो ये हाइप ट्रांजिशन देखना, व्हेन यू लुक बैक, दिस इज जस्ट वेरी क्रेजी. या मतलब मैंने भी आई मेड इट अ पॉइंट कि मैंने अभी 7th स्टैंडर्ड से देखना शुरू किया मार्वल मूवीज और मतलब एक्सप्लोर करना शुरू किया. पर तब मेरे पास बेसिक कुछ पैसे ही नहीं थे ना. पर जब 10th में वगैरह आई यूज्ड टू गेट सम पॉकेट मनी, मैंने एक पॉइंट बना दिया कि मैं मार्वल मूवीज जब रिलीज होगी डेफिनेटली फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखूंगा. और वो स्ट्रीक आज तक मैंने बनाया हुआ है. या और राजवर्धन ने भी कई बार मुझे एक्कम्पनी किया है. हमने ये लिटरली सुबह 6 बजे का शो था एवेंजर्स एंड गेम का, तो हमने साथ में जाके देखा. एज अभिमन्यु से कि
8 बजे का जो शो था वो बुक हो जाता था, फिर दोपहर के शो को जाने लगते थे लोग। आई हैड बेसिकली गिवन अप, बट बाद में जाके उन्होंने 6 बजे का शो निकाला। 8 बजे जिन्होंने देखा उनको हमने स्पॉइल कर दिया बस व्हाट्सएप के स्टेटस में सब डाल डाल के। इफ आई मे Yeah, मैंने ऐड टू दैट, ये मेरे घर पे पेरेंट्स के साथ डील होती थी कि ये मार्वल मूवी आने वाली है। आई यूज्ड टू टेल देम 6 months प्रायर कि अभी 6 महीने बाद ये मार्वल मूवी आने वाली है, एंड डील होती थी कि कुछ मैं बाकी मूवीज देखने नहीं वाला थिएटर में, बट ये मूवी जरूर मैं देखने जाऊंगा एट एनी कॉस्ट। तो वो भी एक टाइप से पेरेंट्स को सेट हो गया कि ओके ओके ये मूवी है, सो लेट हिम गो एंड ऑल। या सो मार्वल मूवीज तो मैंने स्टार्ट में तो एवेंजर्स के बाद जो कुछ भी रिलीज हुई थी वो तो मैंने टीवी पे ही देखी। और जो मैं वैसे मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं करता, पर जब मार्वल मूवीज की बात आती है तब मैं बहुत बहुत सोशलाइज हो जाता हूँ। सो लाइक उन मार्वल मूवीज के वजह से ही मैं आज जो कुछ भी मेरे जो फ्रेंड्स है वो मार्वल मूवीज की वजह से ही है, मैं कहूँगा। लाइक गोइंग टू मूवीज विद फ्रेंड्स वाज लाइक अ लॉट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर मी। एंड जस्ट लाइक श्रीराज सेड कि हम मूवीज के टिकट बुक करते थे कि वो इजीली बुक हो जाते थे। मतलब हम लिटरली एक फोन कॉल पे बात कर रहे थे कि ये थिएटर मतलब इस थिएटर में सीट्स है तो बुक करने हैं या नहीं। मतलब फिर हमने एक तीसरे फ्रेंड को कंसल्ट किया और उसने हाँ बोला, और बाय द टाइम वो हाँ बोलता वहाँ की टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। हम डिसअपॉइंटेड हुए थे। फिर हमने वेट किया था लाइक ओके लेट्स होप कि किधर तो मिल जाएगा लाइक। फिर एंड गेम को हमने 6 बजे का ही उनका ई स्क्वायर को शो था, फिर वो उधर हमने ASAP बुक की थी और फिर हमने वो मूवीज देखी थी। मेरा ये कुछ सभी के जैसा मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस था। मतलब जब मैंने मूवी स्टार्ट की देखना तो मेरा मतलब रिएक्शन था कि वो दिस इज सो कूल। तभी मतलब ये मतलब आइडिया कैसे इनको आता है, मतलब ये स्टोरी कैसे लिखते हैं, ये बनाते कैसे, ये सब मेरे दिमाग में चलने शुरू हो जाता था। और मुझे मतलब वो तब से मतलब VFX का एडिटिंग का ऐसा मतलब इंटरेस्ट आने लगा। फिर उस टाइम मतलब इतना हाइप होता था ना मैं कि मतलब जब मुझे बाद में मतलब इंटरनेट एक्सेस चालू हुआ तब मैंने वो पायरेट करना स्टार्ट किया, सॉरी मार्वल तब मतलब पायरेट करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन मूवीज देखना स्टार्ट किया। कभी कभी मतलब टीवी पे भी आते थे, टीवी पे भी देखता था। बट 8th या 8th to 10th से मैंने जब मतलब सारे मूवीज मार्वल के मतलब थिएटर्स में देखे तब मतलब एक एक्सपीरियंस आता था इतना जो सही आता था, मतलब एकदम सही एक्सपीरियंस आता था। और जैसा श्रीराज ने कहा मतलब स्पॉइल करने में भी बाकियों का मजा आता था। तुम लोग यार काफी ज्यादा डाई हार्ड फैंस लग रहे हो। मेरे केस में मैंने इतनी मेहनत की ही नहीं मैंने मार्वल के लिए। सबसे पहली मूवी मैंने देखी यूटीव एक्शन पे, उसके बाद 2016 में जियो का फेज आया, सब जियो ले रहे थे, सबको नेट मिल रहा था, तो वो नेट में मैंने फिर पायरेट करके कुछ मार्वल के मूवीज देख लिए। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट मूवी मैंने मार्वल की ये थिएटर में देखी थी, इट वाज सिविल वॉर, आई गेस। हाँ, सिविल वॉर देखा था मैंने फर्स्ट टाइम। सिविल वॉर देखने के बाद से मैंने डिसाइड किया कि अभी आज के बाद जो भी मार्वल की मूवीज आएंगे वो मैं थिएटर में ही देखूंगा। और देखे मैंने थिएटर में, वैसे बस एक मिस हो गई थी मुझसे, वेनम मैं देख नहीं पाया था थिएटर में। सो और एंड गेम की स्टोरी बताऊंगा। एंड गेम तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो सब किया, मैंने कुछ मेहनत नहीं किया। आई वाज लाइक ओके फर्स्ट डे देख लेंगे, फर्स्ट शो नहीं मिला ठीक है नेक्स्ट शो देख लेंगे। हमने 11 बजे वाला शो देखा, सुबह 5:30-6 भाई मैं उठ नहीं सकता यार, इतने मतलब इतनी मेहनत में डाल नहीं सकता है मार्वल की। सो ये मेरी स्टोरी थी, दैट्स इट। अब मतलब कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा होगा ना तुम लोगों का मार्वल की वजह से तुम्हारी लाइफ के ऊपर, सो वो इम्पैक्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सो इम्पैक्ट ऐसा था कि एक टाइप से जो कैरेक्टर्स आपको इंस्पायर करते हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट कि वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कैरेक्टर में बिल्डअप होता गया कुछ लाइक वेरी, क्योंकि वो इट्स ऑल फिक्शन, तो वो थोड़ी अमाउंट में बढ़ता गया। एंड ये फीलिंग ऑफ कंपटीशन, लाइक आई रिमेम्बर कि सिविल वॉर के वक्त क्या फाइट्स होते थे कि हु इज राइट, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, क्यों राइट है कौन, और ये सब चीजें।
इस सब में सबकी इन्वॉल्वमेंट, मेरे स्कूल में मेरे बैचमेट्स तो बहुत हाइप करते थे इस चीज का, एंड इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि यू स्टार्ट नोइंग मोर डिटेल्स, मतलब आप डिटेल्स पे ज्यादा ध्यान देने लगते हो हर चीज, हर मूवी के। सो मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो यही था कि हर मूवी की मैं डिटेल्ड एनालिसिस जैसी करता था उसको देखते वक्त। या मतलब मेरे केस में क्या हुआ था, अभी मैंने एज अ सेट कि मेरी फर्स्ट मूवी एवेंजर्स थी, उसमें बेसिकली आई गॉट ऑब्सेस्ड विद द कैरेक्टर ऑफ आयरन मैन, और आयरन मैन से भी ज़्यादा RDJ जो है उनमें मैं बहुत ऑब्सेशन मेरा बढ़ गया। आई वेंट थ्रू हिज, मतलब उनकी प्रायर लाइफ कैसे थी, बाद में उन्होंने कैसे चेंज कर दी, सो दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट। और सेकेंडली मार्वल की मूवीज जब मैंने देखना शुरू किया, आई वांटेड टू ऑब्वियसली चेक द सोर्स मटेरियल, सो उससे मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। या स्टैनली, जैक कर्बी, ब्रायन बेंडिस, ये सब कॉमिक जिन्होंने लिखी है, आई वांट टू चेक, मतलब या जो मूवीज में दिखाते हैं उससे और क्या बढ़कर हो सकता है अंदर। और या मैंने जब वो वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, मुझे एकदम मजा आ गया। मैंने लिटरली नॉवेल्स को हाथ भी नहीं लगाया था पूरी जिंदगी में, पर कॉमिक की वर्ल्ड में जब मैं घुस गया तो मतलब मैं अजब ही हो गया सब। मेरे लिए तो मार्वल ने मेरे फुल लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस किया, मतलब मैं कहूँगा मेरे करियर पे भी मार्वल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हेन आई वाज लिटिल यंगर। सो मेरे जो कुछ भी आज जो दोस्त थे वो मैं मार्वल की वजह से ही है, मैं कहूँगा। जब श्रीराज को तो मैं स्कूल से जानता हूँ, हम दोनों तो वैसे तो डिफरेंट क्लासेस में थे, पर हमारा जो मेन जो टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन होता था वो मार्वल ही होता था ऑल द टाइम। एंड द सेम इज विद अभिमन्यु, हम दोनों ट्यूशन में, सेम ट्यूशन में थे। जैसे हम ट्यूशन के पहले 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी टॉक नहीं करते थे। सो वी वर लाइक स्ट्रेंजर्स, बट एक दिन कैजुअली शायद मार्वल का एक टॉपिक आ गया और फिर लाइक we just took off from there and there was no turning back. And speaking about my career, well, I've taken electrical engineering because I wanted to be Iron Man. and और ये मैं पूरे क्लास के सामने बोल चुका था। on the first day, like टीचर ने पूछा why did you choose electrical engineering, मैंने कहा it is related to the field of energy and इंटरेस्टिंग, वो बेसिक स्टफ। और फिर बोला कि आई वांटेड टू बिकम लाइक टोनी स्टार्क। और तो पूरा क्लास लाफ्टर में गिर गया था। वो टीचर शायद कंफ्यूज थी पर समझ गई वो भी। मुझ पे भी मतलब ऐसा इम्पैक्ट का बोले तो मतलब बहुत आया था। मतलब इंस्पिरेशन का बोलो, फिर हार्ड वर्क का बोलो, ऐसे सब पार्ट्स में मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐसा इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा था। एंड सबसे ज़्यादा वाला मतलब इम्पैक्ट मुझ पे मार्वल मूवीज से हुआ। मार्वल देखो, मतलब वेनम वगैरह सारी मूवीज हो गई, तो सबसे बड़ा वाला इम्पैक्ट था मुझ पे कि रियलाइजेशन दैट पीपल समटाइम्स डोंट केयर एंड वी शुड लिव टू आवर फुलेस्ट लाइक टोनी स्टार्क। सो he was like a big inspiration to me. So yes, I can say that influence मतलब मार्वल से बहुत सारा आया था मुझ पे। या मतलब सब टोनी स्टार्क को एडमायर करते हैं, पर या मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका को भी एडमायर करना ही चाहिए। मतलब उनका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, या मतलब वो भी बहुत एडमायर करने जैसा है। और मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, जो ऐसे कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं, स्टैनली द गॉड राइटर, तो एकदम क्या सोच के लिखे हैं, एकदम रिलेटेबल कैरेक्टर्स बनाए हैं जिनसे एकदम इंस्पिरेशन मिल सकता है। आई डोंट नो हाउ, आई मीन नो ऑफेंस श्रीराज, पर मतलब सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क से क्यों लड़ता है फाइनल में? मतलब लाइक बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा था, लाइक ही है, टोनी स्टार्क हैड एवरी राइट to stop Winter Soldier. So like why was he still standing with? I don't know.
plot armor basically. Shit writing, plot armor. I don't know. शिट राइटिंग तो नहीं बोल सकते. हाउ कैन यू से शिट राइटिंग? कुछ तो होगा. क्या लगता है उसके बारे में? भाई मतलब अगर मेरे पेरेंट्स को किसी ने हार्म किया होता, आई वोंट जस्ट स्टैंड ओवर देयर, राइट? और एक आदमी जिसको मैं भाई जैसा मानता था, वो मर्डरर के साथ साइड कर रहा है, तो मैं तो पागल ही हो जाता ना. ये मतलब उस बात का कुछ मुझे सेंस ही नहीं बन रहा था. तो पर कैप्टन अमेरिका का भी मतलब थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लिए तो बक्की भी उसके लिए भाई जैसा ही था, तो इट वाज लाइक चूजिंग बिटवीन टू ब्रदर्स फॉर हिम. सो बक्की का पर्दा भारी हो गया, इसलिए आई थिंक ही साइडेड विथ हिम. टोनी का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम राइट था 100%, पर कैप्टन अमेरिका डिडंट वांट टू, मतलब बक्की अकेला था, उसके साथ जाना था, इसलिए गया आई थिंक. नो ऑफेंस Yeah, हियर, exactly. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैप्टन अमेरिका का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता, अगर वो इतना डिफेंसिव नहीं होता फॉर बकी, तो इवन आयरन मैन का अप्रोच शायद चेंज हो जाता. दैट्स व्हाट आई फील. एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब चीजों में बकी को डिफेंड कर रहा था, इसीलिए आयरन मैन की भी थोड़ी सेटअप भी थी, बोल सकते हैं. वी कैन से दैट द विलन, मतलब विलन की जीत हो गई उधर. वो जीमो ने जो माइंड गेम्स खेले, या मतलब दे वर, ही माइंड फक बोथ ऑफ देम. एग्जैक्टली, ही मतलब उसको जो चाहिए था वो ही हुआ. वो तीनों में झगड़े हो गए, वही चाहिए था. One of the few villains who actually won. एग्जैक्टली. Yes. And Civil War was also the perfect introduction for new Spider-Man. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन का ज्यादा कुछ उसके पहले कुछ रेफरेंस ही नहीं था इन द प्रीवियस मार्वल मूवीज. एंड देन सिविल वॉर के ट्रेलर में वन डे जस्ट स्पाइडरमैन शोज अप एंड ही गोज लाइक हे एवरीवन. सो दैट वाज रियली कूल प्लेटफॉर्म फॉर टू इंट्रोड्यूस स्पाइडरमैन. एग्जैक्टली. अभी थर्ड मूवी भी बना रहे हैं, बीच में थोड़े झगड़े हुए थे, पर अभी थर्ड मूवी भी आ रही है. सोनी पैसा कमाना कभी बंद नहीं करेगा जब तक स्पाइडरमैन उन्होंने मार्वल के पास दिया है, क्योंकि अभी सोनी की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी वही है. मतलब स्पाइडरमैन उन्होंने जब राइट्स खरीदे, आई थिंक दे स्टॉन्ग्स हो गया उनका. नो ऑफेंस, पर मुझे वो MCU वाला स्पाइडरमैन का मैं तो इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि वो काइंड ऑफ कॉमिक्स के रूट को ट्रू नहीं रहता. मतलब वो MCU के स्पाइडरमैन को हम उसका एक अलग वर्जन कह सकते हैं, पर लाइक एज फॉर आई एम अ कॉमिक फैन, ओके, सो मैंने काफी सारे कॉमिक्स पढ़े स्पाइडरमैन पे, सो मुझे वो काइंड ऑफ वो जस्टिफाई नहीं करता MCU का स्पाइडरमैन, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है. कॉमिक बुक का दरवाजा मत खुलवाओ भाई, बहुत गलतियां निकल जाएंगी. सही. एवरीथिंग कैनॉट बी एडेप्टेड इनटू, मतलब ऐसे रियल वर्जन में तो एडेप्ट सभी एकदम डिटेल नहीं हो सकता ना. कॉमिक्स में एकदम अलग ही दुनिया है. अभी करंट कॉमिक्स हम देखे जो अभी इस डेकेड में चल रही है, वर्सेस जो पुरानी अभी कितने सालों पहले की अभी एडेप्ट हो रही है, वो देखे तो मतलब अभी की दुनिया तुमको समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मतलब इतना एक्सपांड हो चुका है ना यूनिवर्स, वो सब एडेप्ट हो सकता है या नहीं यार. आई थिंक मतलब इसलिए चेंज करना तो इम्पोर्टेंट है, चेंज करना, ऐसा मुझे लगता है. Yeah, probably. I will say this out loud. I mean, I don't like changes a lot on it. Like, let the original stay original. Do not change it. That's my idea. Did you Hello. like when Don Cheadle took over War Machine? I don't know. वो तो चेंज बहुत बड़ा था ना. ब्लैक मैन है फिर भी चेंज तो पाए. Yeah, मतलब like, I mean, आप क्या कर सकते हैं? Like, वॉर मशीन को वैसे भी ज्यादा पर्सनल कैरेक्टर इम्पोर्टेंस नहीं था. लाइक स्पाइडरमैन को जितना इम्पोर्टेंस है उतना वॉर मशीन को नहीं है. सो I can ignore War Machine. I can handle a change in War Machine, but change in Spider-Man थोड़ा difficult है मेरे लिए digest करना. पर आपने जो कहा वो कॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, तो
आई थॉट मतलब वॉर मशीन का कॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा रिलेवेंस है एज फार एज आई हैव रेड, इसलिए आई थॉट कि मतलब कि वो भी बग किया होगा. Spider-Man is kind of my favorite, so like War Machine is not, but Spider-Man is. So growing up Spider-Man के जो कार्टून्स थे वो उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर. So like उस MCU के Spider-Man से वो बहुत different. हाँ, I can agree to this. Spider-Man के क्योंकि मैंने भी बहुत कॉमिक्स पढ़े हुए हैं एंड मतलब वो जो कॉमिक वाला एक वो रहता है ना, हैंगओवर बोल सकते हैं इसको, कि कॉमिक में जो देखा है एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू क्या मतलब दिख रहा है सिनेमैटिक प्लेटफॉर्म पे. सो हाँ, मे बी देयर इज ऑब्वियसली अगर कोई डिसअपॉइंटेड है सो इट इज नॉट रॉन्ग टू बी डिसअपॉइंटेड, बट still it is a very good version of Spider-Man. That's what I would say. I mean, yeah. It is a good version, but for me, मेरे लिए वो Spider-Man like best Spider-Man नहीं है वो मेरे लिए. स्पाइडरमैन के वर्जन्स की बात चल रही है. सो 3 जो फ्रेंचाइजेस आए स्पाइडरमैन के, सबसे पहले वाला स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर वाला, फिर एंड्रू गारफील्ड वाला और भी टॉम हॉलैंड वाला, इन तीनों में से तुमको कौन सा सबसे अच्छा लगा? Let's not talk about Andrew Garfield, okay? Okay, so +1. collectively agree कर रहे हैं हम उस पे. Like let's not talk about Andrew Garfield. Let's think that never happened. Am I मतलब मैं कुछ am I missing something? क्योंकि मेरे को एंड्रयू गारफील्ड का काम like I think that series was okay. Like मेरे को कभी उसको देख के ये नहीं हुआ कि यार I hate this या it is not up to the mark. I thought it was a good Spider-Man movie just because उसका production बहुत अच्छा था. Like Hans Zimmer for music and काफी high tech visual effects थे. So for that I would give Andrew Garfield's Spider-Man a bit of credit कि ठीक है, it was good. But for me it will always be Tom Holland, and क्योंकि he is the only Spider-Man जिसकी कुछ continuity है story में with the Marvel universe. So that's for me. For me मेरे लिए मतलब टॉबी मैगवायर बेस्ट है, क्योंकि like you know वो स्ट्रगलिंग पीटर पार्कर है. मतलब वो ज्यादा रिलेटेबल है मेरे लिए. मतलब भले ही उसका एज मूवी के एक्टर वाइज थोड़ा ज्यादा है, पर फिर भी उन्होंने उसको जो पोर्ट्रे जो किया है वो काइंड ऑफ एक्यूरेट था, लाइक कॉमिक्स से और रियल लाइफ से. लाइक उसे खुद जॉब्स करने पड़ते, साइड बाय साइड बॉस की डांट सुननी पड़ती है, घर का भाड़ा भरना पड़ता है वगैरह वगैरह. सो दैट वाज मोर रिलेटेबल टू मी compared to Tom Holland. I would also like to add कि at least Marvel did a good job, क्योंकि उन्होंने बैटमैन जैसा नहीं किया कि बार बार अंकल बेन को मरता हुआ दिखाएंगे. Like बार बार वो रिपीट करना अंकल बेन's death and वो सब, that would have become like Bruce Wayne's parents. So that was a good job by Marvel during the new Spider-Man. Yeah, मतलब I agree. पर उन्होंने डेफिनेटली फोर शैडो तो किया था. मतलब अभी नई मूवी थी, उस पे सूटकेस पे अंकल बेन का नाम लिखा हुआ था. अंकल बेन मिसिंग तो है, पर मरा है या किधर है हमको पता नहीं. और कमिंग टुवर्ड्स एज यू मेंशन कि एंड्रयू गारफील्ड का ओके था, पर डू यू थिंक कि सैम रेमी जो टोबी मैगवायर का बैटमैन था उससे बहुत ज्यादा लेट डाउन नहीं हुआ क्या आपको लगता? नहीं, मतलब like टोबी मैगवायर का काम was definitely very good, but somehow towards the end of Spider-Man 3 ना मुझे कुछ उसमें मिसिंग लगने लगा. कुछ something was missing in that series, and वो था वो introduction of new villains, या जैसे क्या मतलब how do I put this कि villains की जो excitement रहती है ना, कि villain की कुछ power दिखती है या villain का कुछ you know consistency of the power. अभी एंड्रयू गारफील्ड की सीरीज में Lizard and Rhino as well, Green Goblin and Electro, हमें ये सारे villains देखने को मिले in just 2 movies. So and meanwhile Otto Octavius देखना was obviously exciting, but वो कहीं ना कहीं बहुत slow लगने लगा मुझे, the consistency of power I guess.
वो सो हम्म, स्लो क्यों लग रहा था, क्योंकि स्पाइडरमैन इज नेवर, मतलब वो अकेला बहुत रेयरली रहता है। मतलब अभी एनिमेटेड सीरीज भी देखी, वो स्टार्ट में डेफिनेटली अकेला था, पर थोड़े समय के बाद, अभी 1 मूवी हो गया, 2 मूवी हो गया, उसके बाद उसको टीम ज्वाइन करना चाहिए था। एंड या दैट इज वेयर टॉम हॉलैंड विंस फॉर मी। या उसको टीम का असिस्टेंस है, इसलिए या he can be considered as a good contender for being the best Spider-Man there is. So मतलब इसलिए टोबी मैगवायर की मूवीज शायद एंड में बोरिंग होने लग गई होगी, क्योंकि ही वॉज मिसिंग हिज टीम। स्पाइडरमैन अकेला मतलब इतना लड़ता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। लास्ट मूवी में मैं या मतलब अगर हम स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन 3 की में इतनी मतलब बात उन्होंने कर क्या ही रहे किया तो था देर मतलब। आर चांसेस कि सोनी के यूनिवर्स हाँ में सैम राइमी का स्पाइडरमैन वापस रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में देखा ही होगा। सो लाइक मेरे उस पे बहुत होप्स है कि लाइक सोनी कैन एक्चुअली मेक इट्स ओन गुड स्पाइडरमैन यूनिवर्स विद दैट। I think the best part लेट about Tom Holland Spider-Man is कि वो story, like I said, कि वो किसी एक story line से की continuity में है. So continuity में है, इसका मतलब ये कि wherever it will be good, उसकी placement मतलब वो वापस आ सकता है. That character can come and go again and again instead of making like 3 more Spider-Mans. I think कि यही होना, ये this is the best point for Spider-Man right now. लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट जेके सिमंस। जे जोनास जेमसन जो अभी स्पाइडरमैन की मूवी में रिटर्न हुआ, मतलब वो तो बहुत ही मस्त काम हुआ। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल। मतलब स्पाइडरमैन की जो मूवी थी अभी की, वो पूरी पूरी प्रेडिक्टेबल थी मेरे लिए तो, पर एंड में जे जोना जेमसन रिटर्न होना, वो बिल्कुल मैंने सपने में भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। वो मतलब मेरे लिए एकदम मस्त काम हो गया। This is agreeable क्योंकि अगर if there's a competition between Tom Holland का Spider-Man और Tobey Maguire का, so मेरे लिए अगर काउंट करना हो तो मैं Tobey Maguire चूज इसीलिए करूंगा क्योंकि उसका जे जोनास जेमिसन was out of this world, मतलब वैसा कैरेक्टर फिर रिपीट करना is not possible. Yep, we can agree because he's still a living meme right now. हाँ, मतलब जेके सिमंस अभी रिटर्न हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। आई होप आगे की मूवी में उसको और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, और मतलब हम फोटोग्राफर पीटर पार्कर को देख पाएंगे। या मतलब वो तो बहुत मजा आएगा। और अभी तो शील्ड ज्वाइन करने के भी रूमर्स है। आई थिंक शील्ड तो ज्वाइन ही किया होगा, मतलब रूमर्स क्या बोल रहा हूँ, शील्ड ज्वाइन ही किया हुआ है, टीम मिलने के रूमर्स है। सो या मतलब वो देखने में मुझे बहुत मजा आएगा, मतलब उसके साथ आयरन फिस्ट वगैरह सब। ओके सो ये टॉपिक काफी लंबा चला गया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तुम लोग इतना कुछ बोलोगे। मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, मैंने मार्वल इतना कुछ देखा नहीं, इतने डीप में मैं गया ही नहीं कि कभी मार्वल के, तो है ही नहीं मेरे पास कुछ बोलने के लिए। अगर पूछोगे तो पूछोगे कि हाउ इट चेंज्ड मी, एक हल्का सा चेंज देखा मैंने, मतलब कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं कि मुझे मोटिवेट किया, मुझे इंस्पायर किया, वैसा कुछ नहीं, एक हल्का सा चेंज था। वो चेंज ये था कि मैं मूवीज खत्म होने पे उनको ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं करता हूँ, मैं एंड तक बैठने लगा क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है कुछ, बस उतना चेंज देखा मैंने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट तो फैक्टर होता है व्हेन वाचिंग मार्वल मूवीज ना। मार्वल मूवीज देखते वक्त ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वेदर और नॉट यू स्टे टिल द एंड क्रेडिट्स और मतलब वो उससे इम्पोर्टेंट चीज नहीं रहती है ये पूरे यूनिवर्स के लिए। एग्जैक्टली आई रिमेम्बर जब कौन सा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में आई गेस 5 पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे, राइट? तो 5 में से मैंने बस 2 ही देखे, वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। 2 हो गए, आई वाज लाइक ओके 2 हो चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। मैं निकल कर चला गया लिटरली वहां से। घर आने के बाद जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, जब मैंने ट्विटर खोला, मैं बोला यार ये क्या गलती कर दी, 3 सीन मिस कर दिए मैंने एंडिंग के, मुझे बहुत बुरा लगा वो देख के। सो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज कि मैं एंड तक, वो सिक्योरिटी गार्ड वहां से मुझे हकाले तक मैं बैठता था फिर मार्वल की मूवीज में। एक तो बहुत
बहुत बुरी चीज हुई तो हमारे साथ, जब मैं अभी स्पाइडरमैन देखने गया था, पहली वाली स्पाइडरमैन डेब्यू वाली, होमकमिंग, तब उन्होंने एंड क्रेडिट सीन होने से पहले ही थिएटर की स्क्रीन ऑफ कर दी, क्योंकि लास्ट शो था बेसिकली। तब सब लोगों ने गाली दे दी उनको और फिर से शुरू करने को बोला, इतना एंथुजियाज्म था। इसलिए एंड क्रेडिट सीन तक रुकना इज मैंडेटरी। जो कोई पहले पहले उठ के जाता हुआ दिखता है हमें, पीपल लाफ एट हिम, लिटरली लाफ एट हिम, तो वो एक अलग ही बात है मार्वल की मूवीज की। फैंडम एग्रीज टू स्टे टिल द एंड, और जो पहले उठ के जाता है वो लाफिंग स्टॉक। नो ऑफेंस, बट मुझे लगता है कि होमकमिंग का जो एंड क्रेडिट सीन था, इट वाज मतलब उतना वर्थ नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों बैठा, मैं इससे अच्छा उठ के चला गया होता। कैप्टन अमेरिका ना, वो तो Exactly. सबको ही लगा। वो तो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग भी और वेरी एंजॉयबल भी, क्योंकि like something as sweet as Captain America is coming to your screen after waiting for so long, and he goes like कि you waited for this long and got nothing out of it. वो mild frustration जो रहता है ना, वो बहुत स्पेशल था। मेरी और श्रीराज की सिचुएशन जब हम होमकमिंग देखने गए थे और लोगों ने उनसे मतलब उन्होंने दिखाया नहीं ना क्रेडिट सीन, फिर लोगों ने उन्हें दिखाने को उसे फोर्स किया और फिर ये दिखाया उन्होंने, लाइक दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। या हम लिटरली फर्स्ट डे फर्स्ट शो से पहले जो प्रीमियर होता है उसको ये देखने गए थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि समथिंग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का कुछ दिखाएंगे, कुछ तो एक झलक दिखाएंगे यार, पर कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। एग्जैक्टली वही तो, जब कैप्टन अमेरिका ऐसा आया, उसने बड़बड़ की और चला गया। उसके बाद भी मुझे याद है सब लोग अपनी सीट में ही बैठे हुए थे, कोई उठा नहीं था, सब अपने ऐसे एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे कि भाई ओके आगे कुछ है क्या, कुछ है क्या, आने वाला है क्या कुछ। लिटरली स्क्रीन बंद हो गया वहां पे, फिर भी बैठे ही तो लोग कि कुछ तो आएगा यार आगे। लोगों को विश्वास नहीं था कि मतलब ये पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है, लाइक दैट वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। सो अभी इतने सारे मूवीज देखे हैं, सो एंड गेम का तो बिल्डअप अच्छा हुआ होगा। सो एंड गेम देख के तुमको क्या लगा, मतलब क्या फीलिंग्स क्या थे एंड गेम? एंड गेम का देखना मतलब लाइक इट वाज अ फुल एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग ऑल द 22 मूवीज का जो एक्सपीरियंस था वो लेके हम एंड गेम को देख रहे थे। लाइक स्टोरी वाइज तो वैसे एंड गेम लाइक इट वाज ऑल ओके, मतलब लाइक जब एक सेटिस्फाइंग स्टोरी थी, मतलब हर कैरेक्टर को उन्होंने एक सेटिस्फाइंग एंड दिया था। मतलब the most emotional part was that Tony Stark died in it. Like the whole theater was in complete silence जब टोनी स्टार्क ने कहा, मतलब जब वो लाई कर रहा था उधर पीटर पार्कर के सामने, लाइक पेपर पॉट्स आई, लाइक कंप्लीट साइलेंस था उस मोमेंट पे। और मतलब उस साइलेंस को कभी कुछ टॉप नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कुछ देखूंगा जो उस साइलेंस को टॉप कर पाएगा। हाँ, जो 10 साल का मतलब जो 10 साल का कल्मिनेशन था, एंड पॉइंट जो था, पीपल लिटरली वर क्राइंग एट दैट सीन। मतलब जो एंड हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मतलब कैप्टन अमेरिका को भी अच्छी एंडिंग मिली, वो बुढ़ा हो गया, उसको अपनी जिंदगी जीने को मिली, वो भी अच्छा एक हुआ। अभी मेरे लिए तो एंड गेम बहुत अच्छी मूवी थी, मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर थी। ओवर हाइप नहीं बोलूंगा क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा काम किया, पर एक ही मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने थॉर के कैरेक्टर को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब वो कॉमिक्स में देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा पावर्ड है, पर उसकी पावर लेवल एकदम कम ही हो गई इस मूवी में। वो मेरे लिए बहुत मतलब इतना अच्छा नहीं लगा। या मतलब थॉर के जैसे उन्होंने हल्क का भी कैरेक्टर काइंड ऑफ रूइन ही कर दिया। मतलब हल्क इज अ बीस्ट, ओके, हल्क इज अ एंगर बीस्ट, लाइक वो उसे ऐसा उन्होंने पूरी तरह से रूइन कर दिया, मैं कहूँगा एंड गेम में। लाइक जो कुछ भी था, वो जो हल्क को जो बनाया था उन्होंने, लाइक
द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो वो कह रहे थे, मतलब मेरे लिए तो वो वर्स्ट था, मतलब दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग ऑफ हल्क आई कैन एवर सी ऑन स्क्रीन। मतलब मैं कहूंगा कि पुराने हल्क का वर्जन इससे बेटर था। और हल्क के ओरिजिनल एक्टर ने भी इसे क्रिटिसाइज किया था। ओरिजिनल मतलब जो उस 1990s के मूवीज में जिसने हल्क को पोर्ट्रे किया था, लू फेरेग्नो शायद उसका नाम था, उसने भी इसे क्रिटिसाइज किया था। हल्क इज अ बीस्ट, लाइक ही शुड बी अ बीस्ट। दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इन एंड गेम। So Endgame, boy, where do I begin? So मेरे ये कुछ Endgame के experience are in stages, मतलब मैं इसको stages में count कर सकता हूँ। So first stage जो था जब मैं देख रहा था Endgame, so मतलब वो contrast जो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी एंड होती है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट रहता है, that was perfectly done. Like वो तो था ही अच्छा। And yeah, मतलब I'm not ashamed to admit कि I cried during that scene, क्योंकि in that moment कि जब उसके हाथ में वो गॉन्टलेट रहता है, उसके हाथ में वो stones roll up होते हैं, you know, वो पूरा 10 years का flashback होता है literally to Iron Man 1, from Iron Man 1, 2, 3, Thor 1, 2, 3, Captain America 1, 2, 3, then Spider-Man Homecoming, सारी movies whether it's related to Iron Man or not, वो एक journey का flashback होता है कि we grew up watching these characters, we grew up idolizing these characters, and वो चीज का मुझे flashback हुआ, and to realize that कि ये कैरेक्टर, सबसे मेन कैरेक्टर जिसको हम सब इतना एडमायर करते हैं, वो आगे नहीं होने वाला है इन द कमिंग मूवीज, या इसके आगे नहीं होने वाला है। सो इस रीजन के कारण मैं बहुत लाइक आई वाज इन टीयर्स। एंड बट द सेकंड स्टेज इज पोस्ट एंड गेम। सो पोस्ट एंड गेम आई हैड टू वॉच इट लाइक 3 or 4 more times कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जरा और डिटेल में देखते हैं। एंड ये सब तो हुआ ही, बट आफ्टर अ मंथ आई कुडंट वॉच इट अगेन, मतलब क्योंकि व्हेन यू लुक बैक इट्स बेसिकली मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट हुई वो एंड गेम की पूरी स्टोरी लाइन। द प्रॉब्लम विद दैट वाज कि उन्होंने एक भी कैरेक्टर की पावर कंसिस्टेंट नहीं दिखाई दोनों मूवीज में, इन्फिनिटी वॉर में भी या एंड गेम में भी। सो द वर्स्ट पार्ट वाज कि expecting some characters to be really powerful, like Rajvardhan, and he said कि Hulk का character या Thor का character, these characters are supposed to be like मतलब deadly, and the worst part is इसका actually एक draft है जिसमें Thor was supposed to be a psychotic killer क्योंकि he's trying to seek revenge, and जब when you realize कि ऐसी चीजें नहीं हुई, instead you get to see like a fat depressed Thor जिसका कभी वेंजेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एंड ही इज लाइक अल्कोहलिक एंड स्टफ, एंड ही इज प्लेइंग फोर्टनाइट, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एंड पावर कंसिस्टेंसी, जैसे इन्फिनिटी वॉर खत्म हुई उसके बाद ऐसा लगा कि यार एंड गेम में तो थॉर जब थैनोस के सामने आएगा तो थैनोस तो मर ही जाएगा, लाइक मतलब उसका कोई मैच ही नहीं। एंड लुक व्हाट हैपेंड इन एंड गेम, थॉर का कहीं नामो निशान ही नहीं दिखा। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। एंड टू थिंक कि कैप्टन अमेरिका की वर्दीनेस बिल्डअप ढंग से नहीं की। इट सीम्ड लाइक ऑब्वियसली ही वाज वर्दी ऑफ लिफ्टिंग म्योलनिर, बट टू उसको भी एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीजन लगता है which wasn't exactly shown in the previous movies, so it was quite out of the blue, as well as Iron Man को एक better ending मिल सकती थी, like उसकी ending establish हो सकती थी। Instead they just went with a silent Iron Man death, just saying I am Iron Man. It was good, I mean, और बहुत सारी ऐसी चीजें disappointing इसीलिए क्योंकि there were far more cooler storylines developed in the first draft or in the development process, and ये सारी चीजें use नहीं हुई। Instead we got to see a very plain version of it. या मतलब अब सब लोग टोनी स्टार्क की एक मीम ये बन गई कि सब लोग टोनी स्टार्क की डेथ को इतना मौन कर रहे हैं, ब्लैक विडो को कोई ही देखता भी नहीं। Yeah. मतलब वो भी
शी डाइड हीरोइकली एज वेल, मतलब तो इन्फिनिटी स्टोन मिला उसकी डेथ से, वो तो उसका फायदा ही हुआ, पर नोबडी रिमेम्बर्स हर डेथ, वो एक प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंगली ओरिजिनल ड्राफ्ट में हॉकाई मरता है एंड ही सैक्रिफाइसेस टू फॉर द सोल स्टोन। तो आई थिंक आई डोंट नो कि ये बेटर होता कि नहीं, बट लाइक जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंस्टेड ऑफ ब्लैक विडो हॉकाई मरता। एंड एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, हॉकाई मरता तो ज्यादा लोगों को एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, राइट? Yeah, they actually shot, मतलब उन्होंने इतना अगर मतलब शूट हॉकाई किया मरता था तो लगता है शायद फेसबुक उन्हें पर। वो वेब सीरीज नहीं कर पाते डिज्नी प्लस की, इसीलिए उन्होंने शायद ब्लैक विडो को मार दिया होगा। ब्लैक विडो की फीस ज्यादा होगी इसलिए उसको मार दिया। and the most important part about what was wrong with Endgame was कि उन्होंने टाइम ट्रैवल ढंग से नहीं बताया, या टाइम ट्रैवल का कोई ढंग से मैकेनिज्म एस्टैब्लिश नहीं किया। लाइक आई नो कि मार्वल है, इट्स काइंड ऑफ फिक्शनल एंड देन दे हैव दिस लाइसेंस कि वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट देयर आर, मतलब जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन, बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवी बहुत पुरानी, इट इज मोर टाइम ट्रैवल एक्यूरेट देन एंड गेम इटसेल्फ। वो टाइम ट्रैवल का फैक्टर जो, और इसके पहले इतनी थियरीज थी कि वो टाइम स्टोन को कर्स किया था डॉक्टर स्ट्रेंज ने, एंड यू नो एंटमैन फाइंड्स दीस क्वांटम सिटीज इन द क्वांटम रेल्म, एंटमैन कोई टाइम वोर्टेक्स खोल लेता है, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज मेजर डिसअपॉइंटमेंट। या मतलब वो तो है, और जो कैरेक्टर स्किल हुए वो आई थिंक उनकी सैलरीज ज्यादा थी इसलिए हुई। सेकेंडली जो स्टोरी लाइन उनको फॉलो करनी थी उन्होंने ठीक से की नहीं, वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा। जो मतलब अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की भी स्टोरी बोल दी गई, तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। क्वांटम रेल्म कुड बी एक्सप्लोर्ड अ बिट मोर आई थिंक, क्योंकि क्वांटम रेल्म मतलब वो टाइम ट्रेवल का भी कॉन्सेप्ट अभी बोल दिया गया। फिक्शनल बाउंड्रीज होती है, आई एग्री, बैक टू द फ्यूचर डिड इट बेटर, बट टाइम ट्रेवल इजंट अ प्रूव्ड कॉन्सेप्ट। यू कैन नॉट ट्रेवल इन टाइम एज ऑफ नाउ, रियल वर्ल्ड में बोल रहा हूँ मैं। तो यू कैनॉट से कि मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है या वो ज्यादा एक्यूरेट है। टाइम ट्रेवल कुड बी एज इजी और एज डिफिकल्ट एज पोर्ट्रेड इन मार्वल। सो मतलब उस पे आर्ग्यू करने में आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट, और आगे अभी देखते क्या करते हैं। अगर हम एक डिसअपॉइंटमेंट की बात कर ही रहे तो हम ये बोल सकते कि उन्होंने आधे लोगों को वापस भी लाया, मतलब लाइक उन्होंने आधे लोगों को 5 साल बाद वापस लाया। सो लाइक दैट, अगर हम इसे रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काइंड ऑफ यूजफुल नहीं होगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग काइंड ऑफ मूव ऑन हो जाते हैं 5 साल बाद, और फिर वो लोग वो 50% अगर वापस आ जाए तो मतलब ज्यादा क्योस हो सकता है उस वर्ल्ड में, जो कि वो लोग कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। राजवर्धन मूवी का डायलॉग भूल गए क्या? मूवी का डायलॉग भूल गए क्या? सम पीपल मूव ऑन बट नॉट अस, नॉट अस। मतलब वी कैन इग्नोर दैट। वो एक ही चीज की वजह से हुआ, वो मॉर्गन स्टार्क की एग्जिस्टेंस की वजह से हुआ, नहीं तो आई डोंट थिंक देयर वुड हैव बीन एनी रीजन टू ब्रिंग द पीपल बैक 5 years इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में लाने में कोई पॉइंट नहीं था वैसे, पर मॉर्गन स्टार्क है इसलिए, क्योंकि अगर वो 5 साल पहले लाता है तो शायद क्या पता मॉर्गन स्टार्क एग्जिस्ट भी ना करती, तो इसलिए आई थिंक उससे मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता 5 साल बाद लाने में। और केओटिक की बात करें तो अभी की वर्ल्ड में इन्फिनिटी स्टोन से नहीं है, सो दैट वुड बी वे मोर केओटिक देन एनीथिंग। I think, and I even think कि और characters establish कर सकते थे, like not exactly directly in Endgame, but like Infinity War में थोड़ा introduction देके Endgame में introduce करना, for example the Living Tribunal,
for example, Galactus. Like imagine, मतलब Thanos, like in Endgame, if you rewind to Endgame का scene, जहाँ पे Thanos की ship blow up होती है originally by Captain Marvel, and उधर ship blow होती है. Tony Stark turns to Friday, like Friday, what was that? And Friday goes, something just entered the upper atmosphere, and then the camera goes up, and वहाँ पे Galactus दिखता है. Like imagine ये ऐसा concept art देखा था मैंने, and it was so intriguing. ऐसे जो characters थे, like if you compare it to original comics ना, कि Galactus है, Adam Warlock है, Silver Surfer है, you know, Mistress Death है, Mephisto है, ये सारे कैरेक्टर्स को भी एस्टैब्लिश करके थोड़ी और इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन बना सकते थे, थोड़ी और यू नो रिसर्च करने लायक स्टोरी लाइन बना सकते थे. दैट्स व्हाट आई फील. या मतलब उन्होंने कैप्टन मार्वल को उस मूवी में डालने की जरूरत भी नहीं थी. मतलब काइंड ऑफ मतलब क्यों थी वो उस मूवी में? मुझे तो लगता है उसका कैप्टन मार्वल का सोल रीजन ये था कि उसे टोनी स्टार्क को स्पेस से अर्थ पे कैसे लाया जाए, वही उसका सोल रीजन था मूवी में एग्जिस्ट होने का. हाँ, एंड द लॉजिकल फैलेसी विद दैट इज कि वो आउट ऑफ द ब्लू दिखती है. मतलब देयर इजंट इवन अ स्टोरी लाइन जो ये डेवलप करती है कि अच्छा उसने एक्चुअली इसको इस जगह पे ढूंढना होगा उसकी स्पेसशिप को या टोनी स्टार्क को. वो लाइक कंप्लीटली रैंडम इंसिडेंट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने. लाइक आई थिंक अगर ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है तो और इतना दूर इन स्पेस, एंड यू नो ही इज वेरी फार इन स्पेस, टाइटन प्लैनेट से निकला है, एंड यू नो ऐसी चीजें हो रही है, तो दे शुड हैव वर्कड मोर ऑन कि कैप्टन मार्वल को वो कैसे मिलता है. यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग कि ये जो सिनेरियो पूरा एनेक्ट हुआ था वो 1 in 13,605 सिनेरियोस था. सो ऑड्स बहुत कम है, पर 1 in 13,605 ये डेफिनेटली आई कैन इमेजिन ये हो सकता है. Probably you're right. And also मतलब yeah, well I can agree to this कि अगर इतनी सारी possibilities थी, so उनमें से 1 million possibilities तो पहले omit cancel हो गई कि उसको टोनी स्टार्क नहीं मिलता है. That is like fair, but वो उसके थोड़ा और एस्टैब्लिश करते तो पर्सनली मुझे अच्छा लगता था, मुझे और कन्विंसिंग लगता. एंड ये भी बहुत मुझे लाइक एडिशनल ये डिसअपॉइंटिंग लगा कि सोल वर्ल्ड की जो स्टोरी लाइन थी, इतनी इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन इन द कॉमिक्स और इन द एंटायर मार्वल यूनिवर्स, सोल वर्ल्ड की स्टोरी लाइन की सोल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं इन द सोल स्टोन, या सोल स्टोन के अंदर एडम वॉरलॉक है, या सोल स्टोन के बाहर भी डॉक्टर स्ट्रेंज निकलने का प्लान बना रहा है. ऐसी इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइंस का भी कुछ नहीं हुआ. दैट इज लाइक मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था. अब सोल स्टोन की बात कर ही रहे हैं, सो आई एम अफ्रेड आई माइट साउंड सिली, बट सोल स्टोन कैप्टन अमेरिका ने रिटर्न कैसे किया था पास में जाके? मुझे वो कांसेप्ट समझ में नहीं आया अभी तक. You just ignore it. He is somehow able to return every possible stone at every possible time. मतलब उस टाइप से तुम सोचो तो मतलब वो टेसरेक्ट कैसे उस अंदर डाल देता है, मतलब वो ईथर कैसे जेन फॉस्टर के अंदर अटैच करता है. लाइक दैट जस्ट काइंड ऑफ स्टूपिड मुझे तो लगता है. लाइक मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं. अगर मैं सोचने लगूं तो मतलब मेरा फुल दिमाग चक्कर खाने लगता है. एंड रूसो ब्रदर्स की बात कर रहे थे, सो मेरा उनके तरफ का ये व्यू है कि आइदर उन्होंने एंड गेम के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, या तो ओवरथिंक किया है, बहुत ही ज्यादा लेवल का ओवरथिंकिंग किया है. They tried to put everything into it, every movie reference. I mean, but they had prepared quite a lot more interesting storyline. जैसे do you know कि original इसमें you know Black Widow was supposed to be taking care of all the orphan children after the snap. तो उससे उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती? Maybe she would have died for nothing. Maybe she would have died for no reason. ये सब चीजें like I think कि जो सोचे हुए वर्जन्स थे, जैसे for example प्रोफेसर हल्क
को इन्फिनिटी वॉर में इंट्रोड्यूस करना, जब वो फाइटिंग में हल्कबस्टर से निकलता है, दैट वुड हैव बीन सच अ क्रेजी मोमेंट, और तब से उसको कंटिन्यू करना वुड हैव बीन मच मोर बेटर. Yep. ओके, सो दीज वर योर थॉट्स ऑन एंड गेम. अब एंड गेम तक आ गए हैं तो अभी सो व्हाट वी टॉक, अभी तक हमने किस चीज के बारे में बात किया? द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, लाइक फेज 4. फेज 4 के बारे में क्या लगता है? फेज 4 के लिए मुझे तो अभी एट द मोमेंट ज्यादा कुछ होप्स नहीं है, क्योंकि यू नो मार्वल का जो एमसीयू का जो फेज था, टोनी स्टार्क, लाइक ही इज नो मोर इन इट. टोनी स्टार्क और उसके बाद कैप्टन अमेरिका, लाइक ये दोनों तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट्स में. सो काइंड ऑफ अभी एट द मोमेंट मेरे ज्यादा होप्स नहीं है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग नहीं है काइंड ऑफ, बोलूंगा. मतलब फेज 4 में कोई भी एवेंजर्स का प्रोजेक्ट नहीं है. लाइक दैट इज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. लाइक देयर शुड बी एन एवेंजर्स प्रोजेक्ट इन अ फेज 4. दैट्स व्हाट आई. You could say that it is build up for phase 5, right? जो phase 1 था उधर थोड़े ना एवेंजर्स मूवी थी, वैसे ही वो. पहली एवेंजर्स मूवी उसी फेज 1 की थी ना. फर्स्ट एवेंजर्स मूवी वाज पार्ट ऑफ फेज 1, राइट? फेज 1 के एंड में थी. व्हाट आई वांट टू से इज मतलब ट्रांजिशनल वो थी. सो व्हाट वी कैन से इज उन्होंने ऐसे भी कहा है कि नेक्स्ट 2 फेजेस भी, मतलब फेज 5 एंड 6 भी हमने प्लान करके रखे हैं, पर अभी ज्यादा डिटेल्स आपको रिवील नहीं करने, इसलिए हमने बस इतनी मूवीज का पैच आपको रिवील कर दिया है, बस 2-3 साल का. इसलिए शायद क्या पता नेक्स्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर थॉर के बाद नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स भी हो सकती है. एंड अगेन व्हाट I kind of disagree with what you said कि अभी टोनी स्टार्क आरडीजे का फेज तो अभी खत्म हो गया, पर डेफिनेटली बेनेडिक्ट कम्बरबैच, क्रिस हेम्सवर्थ, अभी भी थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा है. and I think they can pull it off. They can carry Marvel with them. Definitely ये एक बात सोचना. मेरा तो ये अप्रोच है टुवर्ड्स फेज 4 इज दैट मेरे को ज्यादा होप्स नहीं है, बट देयर इज अ परफेक्टली गुड लॉजिक फॉर दैट कि द होल पॉइंट ऑफ टोनी स्टार्क डाइंग वाज दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी. उसने एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है फॉर हिज यूनिवर्स की मैंने ये इतना बिल्डअप किया एंड मेरे कैरेक्टर ने, एंड मैं ये बाकी यंग कैरेक्टर्स को या न्यू कैरेक्टर्स को ये मैं पाथवे बनाऊंगा. एंड अभी जितना भी डेटा हमारे पास आया है, लाइक रिवील्ड टू द ऑडियंस, दैट डेटा इज क्वाइट नॉट रिलेटेड टू टोनी स्टार्क. मतलब बिल्कुल भी, या रादर एक वो कनेक्टिविटी होती है ना कि टोनी स्टार्क के मरने के बाद वर्ल्ड कैसा इन्फ्लुएंस हुआ, इस पे किसी का कुछ ज्यादा फोकस ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्पाइडरमैन होमकमिंग. that was just phase 3 का एंड था वो. But I honestly still have hopes from Spider-Man, Black Panther and Doctor Strange, क्योंकि they are like मतलब OP characters है वो. And plus I think कि ये the move of presenting Phase 4 on like Disney Plus जैसे वेब सीरीज के फॉर्म में, that takes out the essence of सिनेमैटिक यूनिवर्स ना. इट इज सपोज्ड टू बी सिनेमैटिक यूनिवर्स. वो मूवी थिएटर्स में जाके लोग देखते हैं या उसका हाइप वैसा होता है. सो फेज 4 को बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेट करके आगे करना चाहिए, एंड विच ब्रिंग्स टू अ न्यू प्रॉब्लम की कैरेक्टर्स की सोलो मूवीज की प्लेसमेंट बहुत गलत हुई है इफ यू थिंक अबाउट इट. तो अभी जैसे ब्लैक विडो मूवी आने वाली है, दैट इज presumed to be end of phase 3, complete end of phase 3. But Black Widow की जैसी मूवी स्टोरी लाइन अभी तक दिख रही है, this isn't exactly a time to release a solo Black Widow movie. वो टाइम चला गया. You could have introduced like something else. अभी Spider-Man की भी प्लेसमेंट जो थी, that was very well done.
कि उन्होंने सिविल वॉर में डाला उसको, नॉट शोइंग इट्स ओरिजिन स्टोरी, नॉट शोइंग मच ऑफ इट्स बैकग्राउंड, क्योंकि टाइम निकल चुका था उसका। सिमिलरली इसीलिए हल्क की भी सोलो मूवी नहीं बनी, क्योंकि टाइम निकल चुका था। So bringing like Captain Marvel and Black Widow so late into the MCU was, I think, a really bad move to leave for Phase 4. या एंड ऑल्सो इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि मतलब फेज 4 का इनका जो अप्रोच है ना वो थोड़ा किड्स फ्रेंडली रखने वाला है, वो ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मैं थॉर के कैरेक्टर के लिए वैसे बहुत मतलब उसका मूवी आने वाला है कुछ, तो थॉर Love and मतलब क्या नाम है उसका ना, लव एंड थंडर, हाँ। तो उसके लिए मैं एक्चुअली वरीड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब टाइटल से ही लगता है कि ये मतलब कैरेक्टर को थोड़ा डैमेज मतलब होने वाला है ये मूवी से। मुझे लगता है वो तो मतलब ड्रामा अप्रोच लग रहा है इस मतलब टाइटल की वजह से। तो बाकी के मूवीज का तो मुझे पता नहीं ज़्यादा, मतलब मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैक पैंथर, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, बाकी आई डोंट नो। अभी मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये जो अनाउंस प्रोजेक्ट है उसमें से आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज विल बी द बेस्ट। पर एक बात जो मुझे बहुत चुभ रही है कि उन्होंने स्कॉट डायरेक्शन को मूवी से निकाल दिया, क्योंकि उसको प्योर हॉरर मूवी बनानी थी, वो एकदम डार्क हॉरर मूवी, क्योंकि वो मार्वल की आर रेटेड ऐसे बनाने का वो सोच रहा था। पर मार्वल अगेन एज यू सेड कि मार्वल वांट्स टू मेक एवरीथिंग PG-13, तो उसको निकाल दिया। सिमिलर थिंग हैपेंड विद जेम्स गन। वो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी का उसको दिखने लगा कि जेम्स गन को निकाल दिया। फॉर्चुनेटली वो अभी वापस आए हैं, पर ऐसा अगर करने लगे तो आई थिंक मूवीज विल लूज देयर एसेंस और DC मूवीज जैसा हाल हो जाएगा आई थिंक। Exactly, and ये जो वेब सीरीज फॉर्मेट में करने का चल रहा है, and all the announcements that are going on, लोग फेज 4 की एंडिंग, फेज 4 को सीरियसली नहीं लेंगे। It won't even get to phase 5 अभी जैसा सब चल रहा है। Like मेरे को इवन लोकी की सीरीज का बहुत एक्साइटमेंट है, बट जस्ट बिकॉज इट्स सीरीज आई एम नॉट श्योर कि वो कैसा वर्कआउट होगा, कितना डार्क रहेगा, लाइक कितना सीरियस रहेगा, कितना किडिश रहेगा। सो पीपल, देयर शुड बी समथिंग टू बी सीरियस अबाउट इन फेज 4, व्हिच इज नॉट द केस सो फार। आई थिंक TV सीरीज वाज अ गुड मूव एक्चुअली। मतलब मूवी में यू हैव अ स्पेसिफिक टू और लिमिट, उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं हो सकता, उस कैरेक्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। इन सीरीज यू गेट 8 आवर्स 10 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम मिलता है कैरेक्टर को, तो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सप्लोर किया जाता है, वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छा हो जाता है, स्टोरी में ज़्यादा फील आ जाता है। अभी लोकी जैसे कैरेक्टर को तो वो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली जो मार्वल की व्हाट इफ नाम की सीरीज है, वो तो मतलब बहुत अच्छी लगेगी ऐसे, वो तो सीरीज के फॉर्म में अच्छी लगेगी। एंड सेकेंडली फैल्कन एंड विंटर सोल्जर जो सीरीज है, मतलब अभी उनको वो साइड कैरेक्टर जैसे करने के लिए आई थिंक उनको सीरीज दी गई होगी, क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम अभी न्यू जनरेशन को देना है। आफ्टर ऑल उन्होंने मतलब वो बहुत पहले से है और अभी न्यू जनरेशन का टाइम है, इसलिए आई थिंक उनको सीरीज में दे दिया गया। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर लेफ्ट टू एक्सप्लोर इन देम। अभी हो भी सकता है, आई कांट से एनीथिंग, पर या दैट। तो फेज 4 के बारे में तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। फेज 4 में उतना कुछ ज्यादा टैप इन किया नहीं है मैंने, और तुम लोगों ने बताया तो उससे मुझे सुन के अच्छा लगा। एंड अदर देन दैट आई वुड लाइक टू से कि ये कॉन्वर्सेशन जो हुआ अभी काफी अच्छा हुआ। मतलब बहुत नए नए पर्सपेक्टिव्स और बहुत नए नए फैक्ट्स मिले मुझे। एंड अभिमन्यु, यू डिड अ रियली गुड जॉब। मतलब आई कैन रियली से दैट यू आर अ बिग मार्वल फैन। ओके, Thanks a lot. I mean, to be very frank, Endgame के बाद की भड़ास जो है पूरे साल भर से भरी हुई, वो आज जाके निकली, and I'm really glad कि वो भड़ास निकली, and I feel really good now. that's good. So I think this would be a good place to end it, right? Yeah. Yep.
Big thanks to Abhimanyu for joining us and sharing your experiences. It was great to have you over, buddy. Thanks for inviting me, and I look forward to being invited even more. Yeah, surely. And thank you guys for listening to our never ending rants. I hope you enjoyed it. And guess what? The conversation doesn't end here. You can reach out to us with the links given in the description and share your thoughts and experiences about Marvel. We would absolutely love to hear from you guys. And do join us on a subreddit as well. You can find the link to it in the description. So that's all we have for you today. We'll see you guys next time.